हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कई दिनों से दीपेश के पापा का व्यवहार बहुत ही बदल चुका था। वह बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के हो गए थे, जबकि वह पहले ऐसे नहीं थे। वह बहुत ही खुशनुमा और विनम्र व्यक्ति हुआ करते थे। समाज में उनका बहुत ही खास रुतबा हुआ करता था। समाज के सभी लोग उनकी बहुत ही इज्जत किया करते थे। लेकिन न जाने इन दिनों दीपेश के पापा रवि किरण को क्या हो गया। वह ज़्यादातर गुस्से में ही रहते थे और बात बात पर चिढ़ जाते थे। साथ ही इन दिनों उनकी आवाज़ भी बहुत भारी हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, और सबसे मुख्य बात यह भी थी कि उनका शरीर दिन ब दिन बदल रहा था। मतलब वह पहले की तरह तेजस्वी और तंदुरुस्त नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर किसी वजह से खोखले हो रहे हों। बाहर से बीमार दिखाई पड़ते और जब भी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा जाता तो हर बार वह गुस्सा करते। फिर भी किसी तरह से उनकी पत्नी और उनकी मां ने उन्हें डॉक्टर के पास ले ही गए। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में खून की बहुत ही कमी हो चुकी है, खून चढ़ाना पड़ेगा। और फिर यह सिलसिला अब हर बार ही होता। रवि किरण को खून चढ़ाने की आवश्यकता हर बार ही पड़ती। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि खून चढ़ाने के बाद भी कुछ दिनों बाद उनके शरीर में फिर से खून की कमी क्यों हो जाती। दीपेश 15 वर्षीय एक किशोर था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन इन दिनों उसके परिवार में एक अजीब तरह की अशांति छाई हुई थी। एक अजीब तरह की मनहूसियत महसूस होती थी उसे। उसके पिता का व्यवहार दिन ब दिन अजीब हो रहा था। इस वजह से वह अपने व्यापार में भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब ज़्यादातर घर पर ही रहने लगे, इसलिए घर की कई जिम्मेदारी माँ और दीपेश की दादी के ऊपर आ गई। इन दिनों दीपेश अपने घर में कई अजीबोगरीब चीज़ें महसूस कर रहा था। उस दिन वह रात को अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे पायल की छनकने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहन के घर में यहाँ से वहाँ घूम रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ आवाज़ सिर्फ दीपेश को ही सुनाई पड़ रही थी, उसके बाजू में सोई हुई उसकी माँ को नहीं। दीपेश यह आवाज़ सुनकर थोड़ा डरा, लेकिन फिर सोचने लगा कि आवाज़ कहाँ से आती होगी। वह देखने के लिए बाहर गया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। वह आवाज़ अपने कमरे की तरफ से आ रही थी कि तभी फिर से छन छन की आवाज़ आई। उसने फिर से मुड़कर देखा। इस बार भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। दीपेश के पिताजी के व्यवहार में आता हुआ बदलाव से घर में सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। रवि किरण की माँ तो यह तक बोलने लगी कि कहीं इस पर बाहरी आबो हवा का साया ना हो। इसलिए उन्होंने घर पर एक पंडित जी को बुलाया। जब वह पंडित जी उनके घर आए तब उन्हें आते ही एहसास हो गया कि इस घर में बहुत ही खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे वह रवि किरण के पास गए। रवि किरण ने जैसे ही पंडित को देखा, वह अचानक से बहुत गुस्सा करने लगे। लेकिन पंडित जानते थे यह किसी वजह से हो रहा है। उन्होंने रवि किरण के सर के ऊपर हाथ रखकर अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन अचानक से रवि किरण ने उनका हाथ सर से झटक कर अपने से अलग कर दिया और उस पंडित को
उन्होंने बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दी, साथ ही बहुत ही भला बुरा कहा। यह सब सुनकर उस पंडित को गुस्सा आ गया और वह बिना कुछ कहे उस घर से चला गया। अब यह सब देखकर रवि की पत्नी, उसकी माँ और दीपेश भी परेशान हो गए, क्योंकि वह कुछ समझना नहीं चाहते थे। जो पंडित थे उन्हें भी रवि की वजह से जाना पड़ा। यही दिन दीपेश के पिताजी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उनके शरीर में खून की कमी होती रही, पर हर बार उन्हें खून की बोतल चढ़ानी पड़ती। वह बहुत खोखले नज़र आते, खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। एक दिन की बात है, उन दिनों गर्मियों का दिन था, इसलिए दीपेश के परिवार के लोग अपने घर की छत पर सो रहे थे। दीपेश उन दिनों नीचे हॉल में अकेले ही टीवी देख रहा था। उसके पसंदीदा पिक्चर आई हुई थी, जो कि उस वक्त टीवी पर चल रही थी, इसलिए वह देखने के लिए वह नीचे ही रुक गया और बाकी सभी लोग ऊपर सोने के लिए चले गए। जब पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई, तब दीपेश टीवी बंद करके उठने को हुआ कि उसका ध्यान गया कि थोड़ी ही दूर पर बने बाथरूम का दरवाज़ा अचानक से खुल गया था। दीपेश ने यह भी ध्यान दिया कि अभी कोई भी हवा नहीं चल रही थी और बाथरूम की कड़ी अच्छी तरह से लगी हुई थी। वह अचानक से ही खुल गई। दीपेश को वह आवाज़ अच्छी तरह से आई थी कि किसी ने उस कड़ी को खोला था जब वो टीवी देख रहा था, पर तब उसने ध्यान नहीं दिया और हाल में तब से कोई आया भी नहीं था, जबकि हवा से उस कड़ी का खुलना मुमकिन ही नहीं था। दीपेश को ऐसा महसूस हुआ उसके अलावा उस हाल में और भी कोई मौजूद है, लेकिन उसे कोई दिखाई न दिया। उसे याद आया कि सभी लोग ऊपर हैं, छत पर सो रहे हैं। अभी इस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। दीपेश बाथरूम की ओर चला गया, जिसके दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसे आई थी। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था और थोड़ा हवा के कारण अंदर बाहर हो रहा था, जबकि हवा तो वहाँ चल ही नहीं रही थी। फिर कुछ सोचकर दीपेश ने उस दरवाजे को जो ही वापस से बंद करने को आगे ही हाथ बढ़ाया, अचानक से उसे लगा कि अंदर से कोई एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से होकर गुजरा हो। उसका ध्यान इस तरह बहुत अच्छी तरह से गया था, लेकिन उसने फिर दरवाज़ा लगा ही दिया। उसके बाद जब दीपेश बाहर आया तो उसके पापा के कमरे से आवाज़ आने लगी। यह वही छन छन की आवाज़ थी जो उसे कुछ दिन पहले आ रही थी, जैसे ही कोई पायल पहनकर घूम रहा हो। वह आवाज़ दीपेश के पापा के रूम से आ रही थी, इसलिए वह अपने पापा के कमरे में गया। उसने देखा दीपेश के पापा अपने कमरे में खड़े हुए थे और उनकी आंखें सूनी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़े हुए थे। जैसे ही दीपेश अंदर आया, अचानक उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए। उनके हाथों में एक कटोरा था। उस कटोरी को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और दीपेश को देखते ही वह बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? दीपेश के पापा ने बड़े ही अजीब स्वर में कहा। वह बोल तो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वे बिल्कुल शून्य थे। दीपेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस अपने पापा को गौर से देख रहा था। फिर वह थोड़ा आगे आए और दीपेश के सामने उन्होंने वह कटोरा आगे कर दिया। दीपेश ने देखा तो डर के मारे वह पीछे हो गया, क्योंकि उस कटोरे में कुछ खून लगा हुआ था। फिर दीपेश के पापा उससे बोले, मुझे तुम्हारा थोड़ा खून चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे तुम्हारा थोड़ा खून दे दो। यह कहते हुए अचानक से दीपेश के पापा की आंखें पूरी तरह से काली हो गई और उनके मुंह के आसपास खून की कुछ बूंदें अपने आप उभरने लगी। यह देखकर दीपेश बहुत ही डर गया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा,
वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर दौड़ कर आया। तभी वह अपनी मम्मी से टकरा गया। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ और दादी तुरंत ही नीचे आए थे। उसको घबराता देखकर दीपेश की माँ ने उससे पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया? मम्मी, वह कमरे में पापा बहुत अजीब दिख रहे हैं। वह मेरा खून मांग रहे थे। बहुत ही डर लग रहा है मम्मी, प्लीज़ मुझे बचा लो, दीपेश ने अपनी मम्मी से लगते हुए कहा। दीपेश की बात सुनकर दीपेश की माँ और दादी उस कमरे में गए जहाँ पर अभी अभी दीपेश को उसके पापा अजीब से अवतार में दिखाई दिए थे। लेकिन उस कमरे में कोई भी नहीं था। यह देखकर दीपेश की माँ ने उससे कहा, यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, और पापा वह तो कब से हमारे साथ ही ऊपर छत पर सो रहे हैं, फिर वह यहाँ कैसे आए होंगे? दीपेश की माँ ने उससे कहा तो दीपेश को कुछ समझ नहीं आया। पर मम्मी मैंने पापा को ही देखा था। उनकी आंखें पूरी काली हो गई थी और वह मुझसे मेरा खून मांग रहे थे, दीपेश ने फिर डरते हुए कहा। तो उसकी माँ ने उसे अपने से लगा लिया। फिर उन्होंने परेशानी से दीपेश की दादी की तरफ देखा। दीपेश की दादी भी कुछ समझ रही थी। दीपेश की बातें पूरी तरह से झूठी भी नहीं थी। वह यह तो समझ रहे थे, लेकिन दीपेश के सामने वह यह बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह और उसे नहीं डराना चाहते थे। बेटा, शायद तुम्हें भ्रम हो गया होगा, इसलिए मैंने कहा था ना इतनी रात तक टीवी नहीं देखो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। चलो अब साथ में सोने चलो, कहकर दीपेश की माँ उसे अपने साथ लेकर गई। वह बहुत ही चिंतित हो गई थी, क्योंकि दीपेश जो कह रहा था वह कोई झूठ भी नहीं था। उनके घर में कई दिनों से बहुत ही अजीबोगरीब असामान्य चीज़ें हो रही थी, जो कि उसकी दादी और दीपेश की माँ को भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन दीपेश अभी छोटा था, वह उसके सामने यह सब कह नहीं सकते थे। किसी तरह पूजा पाठ करवा कर वो दिन निकाल रहे थे, पर यह काफ़ी नहीं था। आखिरकार एक दिन दीपेश की दादी मंदिर में पूजा का बहाना करके घर से बाहर गई। वह अपने एक रिश्तेदार के पास गई, जिनसे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने अपने घर के बारे में बताया और अपने बेटे के बारे में जो परिवर्तन उसमें दिखाई दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह कोई भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होता, और कोई अगर उससे जानना चाहता है तो उसे भी वह दूर कर देता है। यह सुनकर उन्होंने दादी को एक सुझाव दिया। उनके पहचान के एक सिद्ध तांत्रिक थे, जो कि ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी पहचानते थे। उन लोगों ने दीपेश की दादी को उनसे मिलवाया और दीपेश की दादी ने सब कुछ बताया कि किस तरह से उनका बेटा अजीब तरह से व्यवहार इन दिनों कर रहा है। उनके घर में भी अजीब सी चीज़ें हो रही थी। उस पर वह तांत्रिक कुछ नहीं बोला। वैसे भी वह देखने में बिल्कुल तांत्रिक नहीं लग रहा था। उसकी वेशभूषा बिल्कुल सामान्य आम जनों की जैसी थी। उसने सादी शर्ट और पैंट पहन रखी थी, लेकिन चेहरे में बहुत ही तेज़ दिखाई पड़ रहा था। उसने दीपेश की दादी से कहा कि कल वह उनके घर पर आएंगे। फिर दूसरे दिन वह उनके घर आया। वह एक मेहमान बनकर आया था। तब उन्होंने दीपेश के पिता को देखा और उन्हें देखते ही वह समझ गए दीपेश के पिता के ऊपर एक कोई बुरा साया लगा हुआ है। उन्हें रवि को छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने इशारा करके रवि की माँ को बाहर बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, कल मैं यहाँ वापस आऊँगा, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो कल मैं अपने साथ लेकर आऊँगा और उसके बाद ही आपको बताऊँगी कि उनके साथ क्या हुआ था। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन दीपेश की दादी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें तो लग ही रहा था कि उनके बेटे पर कोई ना कोई साया तो है। अब उस तांत्रिक की बातों से उन्हें और भी डर लगने लगा। दूसरे दिन वह वापस घर आया। इस बार उनके पास कुछ सामान था। उनके पास एक मुर्गा था और उनके पास एक झोला भी था, जिसे कंधे पर वे लटकाए हुए थे।
उन्होंने रवि किरण को बुलाने को कहा। पहले तो रवि किरण आ ही नहीं रहा था। फिर अचानक से उस तांत्रिक ने उस पर एक राख की फूंक मार दी, जिससे कि वह रवि किरण चुपचाप आकर बैठ गए। फिर उस तांत्रिक ने उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा। अब तक वह शांत हो चुका था। उस राख की वजह से उस पर भूख सी छा गई थी। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। फिर उन्होंने पीछे बैठी हुई दीपेश की दादी को और माँ से कहा कि इन पर किसी ने तंत्र किया है, वह भी बहुत भयानक वाला। उनकी तरफ से और जलन की वजह से किसी ने इस पर तंत्र किया है और उन पर एक सरकटी औरत का साया उनके पीछे लगा रखा है, जो कि हर रोज़ इनका खून पीती है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, यह सुनकर माँ और दादी बहुत ही ज़्यादा डर गए। तभी वह सोचने लगे कि हर बार खून की बोतल चढ़ाने के बावजूद रवि किरण के शरीर में खून अपने आप इतना कम कैसे हो जाता था। फिर उस तांत्रिक ने रवि किरण की तरफ देखा और इस बार अपने झोले से फिर से और राख निकाली और फूंक दी। उसके बाद रवि किरण अचानक से गुर्राने लगा और उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब सी होने लगी। उसकी आंखों की पुतली भी पूरी तरह काली हो चुकी थी। कौन है तू और क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है? उस तांत्रिक ने रवि के अंदर बसे सरकटी औरत के साय से कहा। मैं अपने मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे ज़बरदस्ती इसके पीछे लगाया गया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती, जबकि मुझे खुद भी मुक्ति चाहिए। उस भारी आवाज़ में रवि के अंदर बसे साय ने कहा। तांत्रिक समझ गया कि रवि के ही किसी पहचान वाले रिश्तेदार ने उनके सामाजिक रुतबे और उनकी तरक्की से जलकर उन पर काला जादू करवा दिया, और वह भी बहुत ही भयानक वाला। ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा, लेकिन फिर तो इसके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। तांत्रिक ने कहा तो रवि, जो कि अभी उस साय के कब्जे में था, उसने सिर्फ अपना सर ही लाया। फिर उस तांत्रिक ने अपने पास से जो मुर्गा लाया था, उस मुर्गे को सामने रखा। फिर उसने अपने झोले पर एक कटोरा निकालकर उसने नीचे रखा और उसके बाद उसने एक खून से भरी हुई थैली निकाली, जो कि वह आते हुए कसाई के पास से बकरे का खून का लाया हुआ था। वह जानता था इसकी आज ज़रूरत पड़ने वाली है। वह सभी वस्तुएं निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दी। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने अंगूठे पर चाकू से चीरा लगाया, जहाँ से खून निकलने लगा। उसी खून के अंगूठे को उन्होंने रवि के माथे पर लगाकर मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। अचानक से रवि किरण अजीब तरह से हिलने लगे, मानो वह कांप रहे हों। उसकी आवाज़ भी बहुत भारी हो रही थी। वो चीखने लगा और आवाज़ बहुत भारी हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से ही वह आवाज़ धीरे धीरे करके पूरी तरह सामान्य हो गई और रवि पूरी तरह से शांत हो गया। उनकी आंखें अभी बंद ही थी। अब इस बार हैरान करने वाली बात उस मुर्गे में थी। वह जो मुर्गा था, जो अब तक सामान्य दिख रहा था, अचानक से उस मुर्गे की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी, क्योंकि तांत्रिक ने रवि के शरीर से सरकटी औरत के साये को निकालकर मुर्गे के शरीर में डाल दिया था। इस वजह से मुर्गे की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी। अब मुर्गा बिल्कुल स्थिर हो गया था। फिर उन्होंने उस कटोरे को लिया और उसमें उन्होंने उस खून को डाल दिया जो वो थैले में लाए हुए थे, और उस मुर्गे ने एक बार में ही वह पूरा खून से भरा कटोरा पी लिया। उन्होंने सभी परिवार वालों को बताया कि रवि अब ठीक है और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। साथ ही उन्होंने उसकी कलाई पर एक लाल धागा भी बांध दिया। फिर वह तांत्रिक उस मुर्गे को लेकर चला गया, क्योंकि उस मुर्गे को उसे एक जगह छोड़ना था जहाँ पर इंसान बिल्कुल भी ना आते जाते हों, जहाँ से इंसान का बिल्कुल भी दूर दूर तक का कोई वास्ता ना रहे। ऐसी जगह उस मुर्गे को छोड़ना था, क्योंकि उस मुर्गे के अंदर अब भी उस सरकटी औरत की आत्मा आ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने ऐसी जगह ढूंढ ली
जहाँ पर इंसान दूर दूर तक दिखाई न पड़ते थे, और वह घने से उस जंगल में उन्होंने उस मुर्गे को छोड़ दिया। वह मुर्गा उस घने जंगल में आगे चलकर गायब हो गया। दीपेश के पिताजी अब ठीक हो गए थे, उनकी आवाज़ भी सामान्य हो चुकी थी, लेकिन इस घटना के 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। उस सरकटी औरत के साये ने दीपेश के पिता के शरीर में रहते हुए अंदर ही अंदर उन्हें खोखला कर दिया था। उनके खून की मात्रा हद से भी ज़्यादा कम हो चुकी थी, जिस वजह से उनका शरीर जर्जर हो चुका था। इसलिए वह 2 साल ही जी पाए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उस घटना से दीपेश और उसका परिवार उबर नहीं पाए हैं। वह उस पर यकीन नहीं कर पाते कि उसके पिताजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, सिर्फ यही कि वह एक अच्छे इंसान थे, समाज में उनका एक अच्छा रुतबा था, और उनसे जलनखोरी रखने वालों ने खार खाकर उन पर तंत्र क्रिया करवा दी, जिससे कि आज उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।